संतान राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, आदरणीय इंदिरा कृष्णा कुमार जी, भ्राता करुणा जी, भ्राता शांतनु जी एवं आज की समारोह को संचालन करने वाली ब्रह्मा कुमारी चंद्रकला बहन और सभा में उपस्थित मीडिया से संबंधित प्यारे भाई और बहनों, आप सब इतनी गर्मी को बर्दाश्त करते हुए और लंबे लंबे सफर के कष्ट को उठाते हुए बहुत दूर दूर से यहाँ पधारे हैं हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज का विषय हम खास मीडिया वालों के लिए रखा हुआ है, इनर एम्पावरमेंट ऑफ मीडिया पर्सन्स। ये हमारे जो डायलॉग है उसकी मेन थीम है। एक पुरानी कहावत है मीडिया के बारे में, पेन इज, कहा जाता है कि पेन इज माइटियर देन ए स्वॉर्ड। मगर आज के युग में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है तो मीडिया हैज बिकम माइटियर देन एन एटॉमिक बम। और इसकी शक्ति का और भी वर्णन करते हुए एक विचारक ने कहा कि वुमेन कैन मेक ए हाउस and also break a house, but media can make a country and also break a country. अब मीडिया में जबकि पहली अपार शक्ति है तो आज हम उसके सशक्तिकरण की चर्चा करना कहां तक उपयोगी है। भाई और बहनों, आज जो सशक्तिकरण की बात है वो मीडिया की नहीं है मगर मीडिया पर्सन्स की है। और वो भी सशक्तिकरण कैसा है, उनका इनर एम्पावरमेंट, उनके अंदर जो है उसको अंदरूनी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो अब आप देखें कि वो सशक्तिकरण क्या है। और हर एक मीडिया पर्सन्स को अपनी लाइफ में 3 शक्तियों की जरूरत पड़ती है उनको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। पहला तो ये है कि मीडिया वालों का जो हापादापी का जीवन, भागदौड़ का जीवन, उसमें वो सुबह से शाम तक जो काम करते हैं वो कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उनको बर्दाश्त करने की जो शक्ति वो अनिवार्य है। दूसरी बात यह है, कभी कभी मीडिया वालों को ऐसे जोखिम और भयपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उसके लिए उनके अंदर सामना करने की शक्ति भी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मीडिया पर्सन के सामने एक हमेशा अहम प्रश्न रहता है कि किस बात को कवरेज दें। जब बहुत सी बातें उसके सामने आती हैं तो उस वक्त जरूरत रहती है निर्णय शक्ति की।
तो इसलिए उसके इनर एम्पावरमेंट करने के लिए ये तीन शक्तियां उसके अंदर चाहिए, हर एक मीडिया कर्मी के अंदर चाहिए। दूसरी बात, मीडिया कर्मी जो हैं वो समाज के हितों से भी जुड़े हुए हैं, तो समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए भी उनके अंदर उनको एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। देखिए, आज जो मीडिया है वो धन के बिना नहीं चल सकता। आज धन जो है वो मीडिया को चलाने के लिए जरूरी नहीं, परंतु बहुत जरूरी है। और जो धन की प्राप्ति है मीडिया को, वो लोगों से होती है अथवा समाज से होती है। इसलिए मीडिया के सामने समाज का हित सर्वोप्रिय है। मगर धीरे धीरे ये देखने में आ रहा है कि मीडिया जो है वो मीडिया वाणिज्य की ओर बढ़ रहा है। मीडिया एक उद्योग बनता जा रहा है। इसके कारण जो मीडिया के सामने जो समाज का हित है वो कम होता जा रहा है। अगर आज सारे मीडिया को देखें, मीडिया 4 सी पर सीमित होता जा रहा है। मीडिया के 4 सी हैं। एक तो मीडिया क्रिकेट को बहुत महत्व दे रहा है, सुबह से शाम तक क्रिकेट की बात कर रहे हैं। दूसरा, मीडिया सिनेमा की बात कर रहे थे, सेकंड सी। और तीसरा, मीडिया क्राइम की बात कर रहा है। सारी खबरें क्राइम की और इन चीजों से भरी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और चौथा है, मीडिया सेलिब्रिटीज को महत्व दे रहा है। अब सारा अखबार आप देखेंगे, इन 4 में ज्यादा कवरेज इन 4 चीजों का है। समाज का हित क्या है, समाज के लिए क्या करना है, उसकी ओर ध्यान कम है, क्योंकि उसका झुकाव मीडिया का जो है वो उसके वाणिज्य की ओर बढ़ रहा है। यानी मीडिया एक समय था, मिशन था, फिर प्रोफेशन हुआ, और अब मीडिया जो है वो बिजनेस हो गया है। अब ये बात जो है, हम ये नहीं कहते कि मीडिया कर्मियों को जीवन को चलाने के लिए धन कमाना नहीं चाहिए, कमाना चाहिए, उसके बिना गुजारा भी नहीं, मगर उसका भी संतुलन है, उसका भी बैलेंस होना जरूरी है। इसलिए समाज का हित और उसका व्यवसाय का हित और समाज का हित, दोनों का संतुलन रखने के लिए मीडिया को इनर पावर की आवश्यकता है। अगर उसके अंदर इनर पावर नहीं है तो मीडिया संतुलन नहीं रख पाएगा। तो आज इस बात की जरूरत है कि मीडिया कर्मियों के अंदर इनर पावर आनी चाहिए। प्रश्न ये है कि इनर से हमारा मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय इनर। अब जैसे आदमी बाहर से जो दिखता है उसको हम कहते हैं आउटर पर्सनैलिटी, और एक अंदर से जो है उसको हम कहते हैं इनर पर्सनैलिटी। इसलिए इनर जो है वो क्या चीज है। बाहर से तो आदमी का नाम है, रूप है, रंग है, सब है, मगर उसके अंदर कार्य करने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, सुनने वाली वो चेतन शक्ति है, चेतन सत्ता है। जैसे कबीर जी ने कहा, नव द्वारों को पिंजरा थामे पंछी पौन,
रहने को आश्चर्य नहीं तो गया चंबा कौन। मनुष्य एक पिंजरा है और उसके अंदर एक पंछी रहता है, मगर वो पंछी कैसा है, क्या है, वो चीज इनर है। पिंजरा बाहरी चीज है, ये शरीर पिंजरा है, मगर इसके इनर जो चीज है और जो उसको सशक्तिकरण करना उसका इनर का जरूरी है। और उस इनर को, उस चैतन्य शक्ति को, चैतन्य शक्ति के नाम भिन्न भिन्न हैं, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है, कोई आत्मा कहता है, मगर वो जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता, उसको ही हम इनर पर्सनैलिटी कहते हैं, इनर सत्ता कहते हैं, अंदरूनी सत्ता कहते हैं। उसको शक्तिकरण कैसे हो उसका? एक तो यह है कि उसको हर शक्ति का सोर्स है, पानी का सोर्स समंदर है, हीट एनर्जी जो है उसका सोर्स सूर्य है, बिजली है उसका सोर्स पावर जनरेशन स्टेशन है। अब आत्मिक शक्ति उसका सोर्स क्या है? आत्मिक शक्ति का सोर्स परमात्मा है। और जब तक आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी नहीं होती, तब तक आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आ सकती। भले हम परमात्मा परमात्मा कहें, भले उसका नाम जपते रहें, बोलते रहें, कहते रहें, मगर उसके अंदर पावर नहीं आ सकती। इसलिए इनर एम्पावरमेंट के लिए वी शुड नो बोथ थिंग्स, सेल्फ एंड गॉड। हमें अपने को भी जानना है और परमात्मा जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसको भी जानना है। दूसरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक तो परमात्मा है, दूसरा एक सोर्स है जो हम एनर्जी अपने अंदर जनरेट करते हैं। देखो जैसे आज वो पावर स्टेशन से आ रही है, पर बिजली अगर चली जाए तो आपने घरों में, दुकानों में जनरेटर रखे हुए हैं, यू जनरेट योर ओन एनर्जी। अब प्रश्न ये है कि परमात्मा की शक्ति तो ठीक है, मगर हम अपने अंदर इनर एम्पावरमेंट के लिए वो शक्ति कैसे जनरेट करें? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। एक ऐतिहासिक घटना है। जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में आए और कलकत्ता के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो वो लोग अपने देश से कुछ टुकड़े पत्थर के बड़े बड़े लाए। उन्होंने भारत देश के बारे में सुना था कि इस देश के अंदर बहुत जंगजू कौमें हैं, बहुत शक्तिशाली कौमें हैं। उन्होंने कलकत्ता के अंदर जो आजकल हॉर्स ग्राउंड है, हॉर्स रेस ग्राउंड है, वहां बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ। हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए और इसके पूर्व सारे देश को सूचना दी गई कि हर जाति का, चाहे राजपूत हो, चाहे गोरखे हो, चाहे सिख हो, मराठे हो, हर जाति वाले अपना एक व्यक्ति प्रतिनिधि चुन करके भेजें जिसको वो समझते हैं कि हमारा जाति का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। और उन्होंने उस ग्राउंड के सेंटर में वो पत्थर रखा, एक हथौड़ा था, तो एक हथौड़े से, एक वार से, हथौड़े के एक वार से उस पत्थर को तोड़ना था। तो एक कौम का प्रतिनिधि आया, उसने ट्राई किया, पत्थर नहीं टूटा। वो पत्थर रिप्लेस कर दिया गया, वैसा ही दूसरा पत्थर फिर रखा गया। दूसरा आया, उसने तोड़ने की कोशिश की, हैमर लगाया, नहीं टूटा। तीसरा, चौथा, पांचवां, आठवां, नौवां, 10वां आते गए, टूटा नहीं। सारे एरिना के अंदर टोटल बड़ा सन्नाटा सा छा गया कि हमारे देश में इतने सशक्त लोग हैं कि आज ये पत्थर नहीं टूट रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, वो भी एक प्रतिनिधि था, वो मैदान में आया
उसने जो व्यक्ति अंग्रेज खड़ा था, एम्पायर कहो या रेफरी कहो या जो जजमेंट देने वाला था, उसको बोला, भाई साहब मेरे साथ एक व्यक्ति बाहर बैठा है और वो मैं चाहता हूं कि वो भी यहां आ जाए। उसका नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, और थोड़ा आपको उठाना है। नहीं, कहा देखो ना वो पत्थर को टच करेगा ना थोड़े को टच करेगा, वो केवल मेरे से 5-6 फुट दूरी पर खड़ा रहेगा बस। तो उसने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप बुला दो। उन्होंने उस व्यक्ति को बुला लिया। और आपको पता है राजपूतों के जमाने में भाट लोग होते थे, वो पृथ्वी राजपूत था और वो व्यक्ति जो आया वो भाट था। जैसे पृथ्वीराज चौहान के समय में चंदर बरदाई उसका भाट था। जब उसने, भाट लोग जो होते हैं वो एक तो उसकी खानदानी इतिहास को जानते हैं और दूसरा ये है वो कवि होते हैं। तीसरी बात उनकी रहती है कि उनकी आवाज इतनी बुलंद होती है, पहले जमाने में लाउड स्पीकर नहीं होते थे। जब फौजें लड़ने जाती थीं तो किले के दीवार पर खड़े होकर वो बड़ी ऊंची आवाज से वो गाते थे और फौजों के अंदर जोश भर देते थे। तो उसने, भाट ने जोर जोर की गाना शुरू किया, तुम्हारे दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, तूने इस मां का दूध पिया है, तुमने ये है, बोलता गया। तो वो जो राजपूत प्रतिनिधि था उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई सुनते सुनते, और उसके अंदर उसकी अपनी एनर्जी तो थी, इसको कहते हैं स्यूडो एनर्जी। वो एनर्जी अंदर जनरेट हो गई और उसने उठा के थोड़ा मारा, ऊपर से टूट गया। वो एनर्जी कैसे जनरेट हुई? जब उसके अंदर वो मंथन हुआ कि मैं कौन हूं, मेरा इतिहास क्या है। ऐसे इस ईश्वरीय विद्यालय में आत्मा को बताया जाता है कि आत्मा तू पूर्व में नारंग थी, तू लक्ष्मी थी, तू शक्ति थी, तू पांडव है। जब उसको ये सारी बातें रोजाना बताई जाती हैं तो उसके अंदर आत्म बल पैदा होता है, आत्मिक शक्ति पैदा होती है। इसलिए एक तो परमात्मा से शक्ति होती है, लेते हैं, उसको योग कहते हैं। और एक ये, क्योंकि हमारे ईश्वर विद्यालय में डोइली हमारे जो रेगुलर मेंबर हैं वो वाणी सुनते हैं और उस वाणी को सुनने से उनके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। तो और यह आप सब यहां आए हैं, आपको दोनों बातों का अनुभव होगा। एक तो आपको ये सिखाया जाएगा कि योग के द्वारा कैसे आप अपने अंदर इनर पावर कैसे लाएं। दूसरा, विचार मंथन के द्वारा अपने अंदर पावर कैसे आए। इसलिए आप इस कार्यक्रम में आए हैं, आज जिसका आज उद्घाटन सत्र है, और मैं पुनः आप सब भाई और बहनों का संस्था की ओर से, दादी जी की ओर से और मीडिया विंग की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ओम शांति।